2009 में लॉन्च करी थी BMW ने X1 को इंडियन मार्केट में। आफ्टर दैट मल्टीपल टाइम इसको अपडेट करा गया और 2025 में लॉन्च करा था इसका एक लॉन्ग व्हील बेस अवतार इलेक्ट्रिक फॉर्म में। और आज 2026 में मेरे साथ में है लॉन्ग व्हील बेस पेट्रोल वर्जन X1 का। जैसे जैसे मार्केट की डिमांड्स बढ़ती गई, कंपनीज को अपडेट करती गई। बट अब 2026 में क्या आपको इसे कंसिडर करना चाहिए, पहले से कितनी इंप्रूव हुई है, क्या कुछ फीचर्स इसके अंदर बढ़ गए, आज इस वीडियो के अंदर डिटेल में हर एक चीज़ बताने वाला हूँ। और साथ ही मर्सिडीज़ की GLA एंड Audi Q3 जो इसकी डायरेक्ट राइवल है, क्या आपको उन्हें कंसीडर करना चाहिए या इसे कंसीडर करना चाहिए, इस बड़े क्वेश्चन का आंसर भी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। एंड साथ ही डे टू डे लाइफ में जब आप इस गाड़ी को यूज़ करेंगे, अगर परचेज़ करते हैं, तो वो कैसी फील होने वाली है जब सिटी में चलेंगे, ट्रैफिक में चलाएंगे, फैमिली के साथ में चलाएंगे या हाईवे पे जाएंगे। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को वही एक्सपीरियंस करवाने वाला हूँ। तो मेक श्योर इस वीडियो को आप एंडिंग तक ज़रूर से देखिए ताकि आपको X1 लॉन्ग व्हील बेस से रिलेटेड हर एक डाउट्स क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं डेप्थ रिव्यू। इसका इंजन भी एक बार पहले आपको दिखा देता हूँ। 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन आता है, 230 Nm का टॉर्क निकालता है, 156 PS की पावर निकालता है ये। और कुछ इस टाइप का ये इंजन है, दिखाई देता है, मतलब इंजन बे। ब्रांड न्यू कार जो है वो कंपनी ने मुझे भेजी है एक्सपीरियंस करने के लिए। और ऊपर आपके पास में यहाँ पर जो इंसुलेशन प्लेट भी है, ऑल द वे काफ़ी साइलेंट है ये इंजन, बहुत ज़्यादा ऐसे शोर तो नहीं करता है। ओके और एक चीज़ और बता देता हूँ, अभी ये 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन है, इसके साथ में आप लॉन्ग व्हील बेस ले सकते हो। डीजल में गाड़ी अभी भी स्टैंडर्ड व्हील बेस के अंदर ही मिलेगी, मतलब डोंट नो व्हाई, क्योंकि ये रीज़न कंपनी ने ये दिया। जब हम लोगों की बात चल रही थी, जब इस गाड़ी से रिलेटेड सारी चीज़ें कंपनी शेयर कर रही थी, उनका ये कहना है कि गाड़ी जो है वो डीजल में 10-15% शेयर ही है मार्केट में, तो वो ज़्यादा बिक नहीं रही है, इसलिए हम लोग उसको जो स्टैंडर्ड फॉर्म में सेल करेंगे, पेट्रोल में सेल करनी है, दैट्स वाई जो है वो पेट्रोल में इन्होंने लॉन्ग व्हील बेस अपडेट कर दी। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपके पास में सीट में मेमोरी फंक्शन है, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टमेंट है, और उस तरफ भी इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। नीचे आपके पास में डेड फुट रेस्ट और पेडल्स, फिर यहाँ पर ऑटो हेडलैम्प्स और सारे स्विचेस के कंट्रोल्स हैं, और ये कुछ इस टाइप का फिनिश। यहाँ पर एम्बिएंट लाइट, सॉफ्ट टच मटेरियल डैशबोर्ड पे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टीयरिंग व्हील से। ये होल्ड करने में बहुत ही बढ़िया लगती है, मतलब एकदम अच्छी फील आती है इसको पकड़ने में, ठीक है। BMW का लोगो, फिर उसके बाद में हाइट एंड रीच आप दोनों ही एडजस्ट कर सकते हैं इसकी, ठीक है। और यहाँ पर नीचे ये जो फिनिश दी हुई है ना, ये पर्टिकुलर मेरे को बहुत अच्छी लगती है। एम बैज यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर ये सारे स्विचेस फिजिकल आपको बटन मिल जाते हैं, और ये हॉर्न पैड काफ़ी मतलब बढ़िया है हॉर्न। और यहाँ पे आपका ये डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एंड इधर आपके पास में सेंटर कंसोल में ये इंफोटेनमेंट सिस्टम। अगेन ये बहुत ही सीमलेसली वर्क करता है, टच रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस चला सकते हो। इसमें एक नई चीज़ आई है डिजिटल प्रीमियम, इसमें आपके पास में है यूट्यूब आप एक्सेस कर सकते हो, और भी वीडियो एंड टीवी के ऐप्स डाउनलोड कर सकते हो। एयर कंसोल गेम्स यहाँ पर हैं, आप इनको प्ले कर सकते हो, ये सब चीज़ें हैं। और इसका 3 महीने का फ्री ट्रायल जो है आप एक्सपीरियंस करो, उसके बाद में आपको कुछ मेंबरशिप का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, और फिर आप जो है वो उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो, मतलब कंटिन्यू कर सकते हो अगर आपको वो चीज़ लेनी है तो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर है, और बाकी जो चीज़ें हैं, जो फीचर्स हैं, वो नॉर्मल जो पहले मिलते थे वही सब हैं। तो इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा ऐसे डीप में जो है वो नहीं जाऊँगा। जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो मैं बता देता हूँ, मतलब या आपके यूज़फुल भी जो है वो रह सकती है वो। इंटीरियर लाइटिंग जैसे आप देख सकते हो, तो एम्बिएंट लाइट में जाते हैं, ये कलर्स में आप देखोगे तो इतने सारे कलर पैलेट्स हैं। ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है तो वो आप कर सकते हो। एक चीज़ और मेरे को इसकी अच्छी लगी है, एप्पल कारप्ले में जाओगे तो यहाँ पर आपके पास में ये शॉर्टकट है, जैसे कॉल्स पे क्लिक करना है, गूगल मैप ओपन करना है, या डायरेक्ट यूट्यूब म्यूजिक पे आपको क्लिक करना है, तो ये आप यहीं पे शॉर्टकट ऐसे क्रिएट कर सकते हो ऊपर ही, कि आपको बार बार ऐसे कहीं जाना आना नहीं पड़ेगा, यहीं किसी भी स्क्रीन पे हो आप तो ये ऑन या ऑफ आप कर सकते हो, ठीक है। चैट GPT भी यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सभी चीज़ें जो है वो आ गई है, और इसका जो मैप है वो भी अपडेट हुआ है, और वो बहुत ही बढ़िया, मतलब ऐसे इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको प्रोवाइड करता है ये BMW मैप्स, ठीक है। तो लाइव इन्फॉर्मेशन जो है वो भी यहाँ पर आपको मिलती है सिटी में जब आप चलाते हो गाड़ी को। तो डिटेल्स जो है वो काफ़ी बढ़िया है मैप्स की। ये देखो सैटेलाइट इमेजेस, सब चीज़ें, मतलब ऐसे 3D बिल्डिंग जो है वो ज़्यादा बेटर लगती है मेरे को। ओके, इसको कर देते हैं बैक। तो यही सभी फीचर्स इसमें हैं। बाकी वेंटिलेटेड सीट फ्रंट में होती तो मज़ा आ जाता, फ्रंट में वेंटिलेटेड सीट नहीं है। ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC जो है वो ज़रूर आपको यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है।
ओके। फिर इधर जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, यहाँ पर कुछ हैज़न सच चेंजेस नहीं हुए हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इसे अलग से मैं नहीं जा रहा हूँ, ये यूआई से आप सिमिलर ही हो। बहुत सारी मेरी BMW की वीडियोस में आपने ये सारे फीचर्स जो हैं वो एक्सप्लोर करते हुए देखा होगा मुझे, ठीक है। और नीचे यहाँ पर बता रहा है रेंज कितनी बाकी है, फ्यूल बताएगा, राइट साइड में आपको टेम्परेचर बता रहा है बाहर का, दैट्स इट। ऑटो हेडलैम्प जो है वो मैंने यहाँ पर सेट करे हुए हैं। अब आते हैं सेंटर कंसोल में, यहाँ पर ये AC वेंट है। अब यहाँ पे आपको लगेगा एक AC वेंट क्यों है, एक AC वेंट जो है वो इधर इसलिए क्योंकि इधर 2 जो है वो दिए हुए हैं, तो ये चीज़ थोड़ी सी अलग लगती है, अच्छी लगती है, मतलब कुछ तो अलग ऐसे कर रही है कंपनीज। फिर यहाँ पर ये जो फिनिश है ये बहुत बढ़िया है। और नीचे अगर आप देखोगे तो सेंटर कंसोल में यहाँ पर ऐसे फ़ोन आपका ये खड़ा हो जाता है, इसको आप ऐसे लॉक भी कर सकते हो इससे, और सॉफ्ट है, मतलब स्क्रीन आपकी ख़राब नहीं होने वाली है। और यहाँ पर भी ये जो ऑरेंज कलर की लाइट आपको दिखाई दे रही होगी, इसको भी आप चेंज कर सकते हो, मतलब अगर आप करना चाहो तो। और फ़ोन जो है वो यहाँ पर अगर आपने रखा है ऐसे प्रॉपर, तो आपको नोटिफिकेशन वगैरह भी जो है देखने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है। फिर उसके बाद में 2 कप होल्डर है, 2 टाइप सी पोर्ट है, और इधर नीचे बहुत सारा स्पेस है। और एक चीज़ और मैंने देखी, दोनों टाइप सी पोर्ट से जो है वो वायर्ड एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले जो है वो नहीं चल रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। तो यहाँ पर सिर्फ जो है वो चार्जिंग पोर्ट्स ही हैं, ये आपको एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले वायरलेस ही चलाना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। अब ये जो फ्लोटिंग सेंटर कंसोल है ये काफ़ी अच्छा लगता है, स्टार्ट स्टॉप बटन, यहाँ पर गियर सिलेक्टर है, यहाँ से आप ऑटोमेटिक पार्किंग जो है वो ऑन कर सकते हो, गाड़ी खुद से पार्किंग सर्च करेगी और पार्किंग स्पॉट पर जाके पार्क भी हो जाएगी। और सेल्फ 50 मीटर का जो है वो रियर पूरा मतलब हिस्ट्री वो नोट रखती है, और अगर आप रिवर्स गियर में डालोगे तो 50 मीटर आप उसके अकॉर्डिंगली रिवर्स भी ले सकते हो गाड़ी को। वॉल्यूम बटन है, ट्रैक चेंज करनी है, माई मोड्स में आपके पास में 3 मोड्स हैं, पर्सनल, स्पोर्ट्स एंड एफिशिएंट। देन उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, और यहाँ से आप ओपन करेंगे इसको और ये इस तरफ ही ओपन होता है। तो आई डोंट नो कि ये इधर से ओपन तो होता नहीं है, उस तरफ ही क्यों ओपन होता है। तो ये इस तरफ ही ओपन होता है, इस तरफ से तो ओपन होता नहीं है। अब ये थोड़ा सा मेरे को जो है वो एर्गोनॉमिक इशू लगा, रीज़न बीइंग कि मैं गाड़ी चलाते चलाते जब एक्सेस करूँगा तो मेरे को इधर से कुछ सामान वामान निकालने में दिक्कत आएगी। ये जो इंटरनेशनल मार्केट में गाड़ी जा रही है ना, तो इसको उस तरफ ही रख दिया, मतलब इसकी मैकेनिज्म को चेंज नहीं करा है। बट नीचे ये यहाँ सामान रखने की जगह मेरे को बहुत अच्छी लगी। ग्लव बॉक्स काफ़ी बढ़िया है, साइज़ काफ़ी अच्छी है, डिजिटल की भी गाड़ी के अंदर आती है, उस कार्ड से NFC कार्ड से भी आप गाड़ी को एक्सेस वगैरह कर सकते हो, ठीक है। बाकी फ्रंट में जो स्पोर्ट्स सीट्स मिलती हैं, इसका लेआउट बहुत अच्छा है, अच्छी लगती है मतलब सीट्स। ये देखो ऊपर हेडरूम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया हेडरेस्ट है, हेडरूम काफ़ी अच्छा है। ऊपर आपके पास में हैंडल बार जो है वो चारों ही साइड्स में मिलते हैं। ऊपर यहाँ पे आपके पास में माइक भी है, इधर वैनिटी मिरर लाइट के साथ में है, ये एक्सटेंड नहीं होते हैं। और इधर आपके पास में अगेन वैनिटी मिरर लाइट के साथ में है, यहाँ पर भी हैंडल बार और यहाँ पे एक माइक दिया हुआ है। और इधर आपके पास में यहाँ पे 1 टच जो है वो सारी ही लाइट्स को ऑन या ऑफ आपको करना है तो वो आप यहीं से कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे टच बेस भी लाइट ऑन ऑफ हो जाती है। यहाँ से आपने शेड ओपन करा, यहीं से आप शेड जो है वो क्लोज़ कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा मून रूफ जो है वो आपको मिलता है, ठीक है। और एक्सटेंडेबल थाई सपोर्ट जो है वो भी यहाँ पर होना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली वो भी यहाँ पर नहीं है। और डिफॉगर के जो है वो मैनुअल बटन यहाँ पर दिए हुए हैं, ये चीज़ अच्छी है। ऊपर ऑटो डिमिंग IRVM, और जो डैशबोर्ड लेआउट है वो काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब एंड जो डैशबोर्ड लेआउट है ये काफ़ी अच्छा लगता है। मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन जो है वो यहाँ पर रखी गई है, काफ़ी प्रीमियम वाइब आती है गाड़ी को देख के। तो ये है 2026 BMW X1 लॉन्ग व्हील बेस, सारे फीचर्स वगैरह गो थ्रू कर लिए। स्पेशली जो रियर सीट स्पेस है वही इंक्रीज़ हुई है और वो बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गई है। सेगमेंट में सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट एंड स्पेशियस गाड़ी है X1। अब चलते हैं ड्राइव करके देखते हैं कि ड्राइव में कैसी है। तो चलते हैं, D में डाल दिया है मैंने, ओके। सबसे पहले क्रॉल फंक्शन जो है वो आप लोग एक्सप्लोर कर लो। देखो ये फीचर यूजुअली जो है वो ट्रैफिक में काम में आता है कि बार बार आपको रेस जो है वो नहीं देनी पड़ती है, ऑटोमेटिकली गाड़ी जो है वो क्रॉल करने लग जाती है। अराउंड 5-6 की स्पीड पे जो है वो क्रॉल कर रही है, ठीक है। लेट्स गो। सबसे पहले जैसे आप गाड़ी में बैठोगे ना, जो पार्ट आपको सबसे पहले फील होने वाला है वो है केबिन साइलेंस। केबिन काफ़ी आपको साइलेंट फील होने वाला है। अब बात करते हैं, जैसा कि अपन रिव्यू में करते हैं, आप लोगों ने सुन लिया होगा केबिन में बिल्कुल साइलेंट है, ठीक है। व्यूइंग एंगल गाड़ी का अच्छा है, ए पिलर थोड़ा सा थिक है, तो सिटी ट्रैफिक में या जहाँ पर आप जैसे ज़्यादा रश एरिया में चला रहे हो या आपको यू टर्न लेना है एकदम कहीं से क्रैम्प एरिया में, वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, अदरवाइज ठीक है। ORVM से और IRVM से बढ़िया व्यू आ जाता है, मतलब चलाने में जो है वो काफ़ी ईजी फील होती है गाड़ी, ओके।
और ऐसे मतलब कॉर्नर्स पे भी जो है वो काफ़ी स्टेबल फील होती है, मतलब आप आराम से हाई स्पीड पे जो है वो कॉर्नरिंग वगैरह करना चाहो तो गाड़ी के साथ में कर सकते हो। इसके सस्पेंशन को रीट्यून किया गया है, रीज़न बीइंग कि अब लॉन्ग व्हील बेस वर्जन है उसके लिए। ओके, सो अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सेलरेट करके भी पहले एक बार बता देता हूँ, उसके बाद में ही सारी बात जो है वो अपन करते हुए चलते हैं, बिकॉज यहाँ पे भी है स्पेस और पीछे कुछ ऐसा सच ट्रैफिक भी नहीं है। सो डी में डालते हैं इसको, डी में ही ऑफ कोर्स, और स्पोर्ट्स मोड के बाद में लाइव जो है व्हीकल डाटा अपन देखते रहेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगेगा। ओके, पीछे कोई नहीं है, ये भी गो। 230 Nm का टॉर्क, 156 हॉर्स पावर कंप्लीट यूटिलाइज हो गई है। ये देखो 1.5 लीटर इंजन है एंड वी आर ऑन 120 क्रॉस। तो काफ़ी अच्छी पावर आउटपुट जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाती है, बट अराउंड 9.1 9.2 सेकंड के आसपास में अचीव करती है 0 to 100 ही है। तो हैज़ इन सच उस टाइप से जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट नंबर जो है ऑन पेपर तो आपको फील नहीं होते हैं, बट हाँ मतलब जब आप ऐसे लॉन्च वगैरह करते हो ना तब बढ़िया फास्ट ठीक ठाक फील होती है, मतलब कि आप मतलब ऐसे एक्सलरेट करोगे। एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ, बिकॉज अभी पीछे पूरा ही खाली है। We are on 100, 110 and on 120. ओके, अब आराम से चलाते हैं। मैं इसको अपने पर्सनल मोड्स में जो है वो डाल देता हूँ, ठीक है। तो व्यूइंग एंगल की बात करी, उसके बाद में अर्गोनॉमिकली भी कार सॉर्टेड है, सभी चीज़ें रीच में, सारे फीचर इजीली जो है वो आप कंट्रोल कर पाते हैं, कोई ऐसा सच परेशानी मुझे नहीं आई है। सिर्फ ये है कि जो एसी के कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पर थोड़े से और फिजिकल बटन होते तो अच्छी बात होती, बट मोस्टली जो है वो यहीं पे आपको मिलते हैं। और यहाँ से आपको फैन स्पीड वगैरह कम ज़्यादा करनी पड़ती है, ये थोड़ा सा और बेटर जो है वो दिया जा सकता था फैन स्पीड कम ज़्यादा करने का, बिकॉज ये छोटे से बटन जो है वो यहाँ पर मतलब ऐसे ये टच बेस्ड कंट्रोल मिलते हैं। इसको मतलब लाइक ट्रैफिक, मोस्टली जब आप ट्रैफिक में या जहाँ पे आपको ज़्यादा अटेंशन पे करना है वहाँ पर आपको जो है वो इसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है थोड़ा सा, अदरवाइज सभी चीज़ें जो है वो सॉर्टेड है। फिर उसके बाद में ये एडास की जो है वो बैंग आपको सुनाई दे रही है, गॉन्ग साउंड जो आपको आ रहा है, ये जो है लेन में बना के रखती है। और क्रूज़ कंट्रोल यहाँ पर आपको मिल जाता है लिमिटर के साथ में, और बढ़िया यहाँ पर एक्टिव कर दिया है मैंने क्रूज़ कंट्रोल को। और अभी मैं इसको 100 पे क्रूज़ कंट्रोल लगा दिया है मैंने। अभी देखो लेन से बाहर नहीं जाएगी है, लेन में जो है वो खुद रहने वाली है, ठीक है। ये कीप इन लेन, अभी तक ये खुद से ही मैनेज कर रही है, तो ठीक ठाक टाइम तक जो है वो ये आराम से मैनेज कर लेती है। ओके, अब कंटिन्यूसली जो है वो साउंड आने लग जाएगा। क्रूज़ कंट्रोल ऑफ, तो स्क्रीन वगैरह जो है इसकी ब्राइटनेस अच्छी है, इजीली सब चीज़ें दिख जाती है, कोई परेशानी धूप में भी जो है वो स्पेशली नहीं आती है। फिर उसके बाद में यहाँ पर भी जो सारे स्विचेस वगैरह हैं, ये फिजिकल बटन बहुत अच्छे हैं और बहुत इजी टू यूज़ हैं, और यहाँ पे सभी चीज़ें जो है वो लाइक आपके हाथ के पास में ही जो है वो मोस्टली रहती है, और आप ऐसे हाथ भी यहाँ पर आराम से रख सकते हो, बिकॉज आर्मरेस्ट की साइज़ जो है वो भी काफ़ी बढ़िया दी हुई है। इधर भी कोई बैठेगा तो मतलब लाइक हाँ ठीक है, जैसे ज़्यादा ऐसे ब्रॉड हाथ नहीं है तो वो भी जो है वो यहाँ पर हाथ रख के बैठना चाहे तो रख सकते हैं, बट सीट की जो साइज़ है वो सही है। वहाँ लाइक सीट आपको अच्छी खासे, अगर आप 6 फीट के हैं और ठीक ठाक एकदम आपके बिल्ट है तब भी आप यहाँ पर जो है अकोमोडेट हो पाएंगे। और आप आगे भी मतलब 6 फीट के अगर आप हैं और पीछे भी अगर कोई 6 फीट या 6 एक भी अगर बैठना चाहे तब भी बैठ सकता है। अब गाड़ी के अंदर इतनी स्पेस जो है वो हो गई है, मतलब 4-6 फीट के बंदे आराम से बैठ के लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी जो है वो गाड़ी के अंदर कर सकते हैं। हेड रूम, नी रूम, लेग रूम, सभी स्पेस जो है वो उस हिसाब से गाड़ी के अंदर है। और अगर एक छोटा बच्चा है तो वो बीच में बैठ के पीछे जो है वो ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी गाड़ी के बारे में अगर नॉइज़, हार्शनेस एंड वाइब्रेशन की बात की जाए तो बाहर का नॉइज़ जो है वो थोड़ा सा विंड नॉइज़ आता है, और बाकी टायर नॉइज़ थोड़ा बहुत आपको फील होता है जब यूजुअली आप जो है वो 80-100 के आसपास क्रॉस कर जाते हो स्पीड को। और रोड पे भी जो है वो नॉइज़ डिपेंड करता है कि कितना क्या आ रहा है, ठीक है। अदरवाइज़ जो है वो नॉइज़ सच ज़्यादा नहीं आता है। ओके,
तो व्यूइंग एंगल एंड अर्गोनॉमिकली आप लोगों ने गाड़ी समझ ली। अब ओवरऑल फील कैसी डे टू डे लाइफ में जब आप इसको यूज़ करते हो, तो सबसे पहले तो ये है कि घर में आपके कोई भी इस गाड़ी को यूज़ कर लेगा, चाहे आप चला रहे हो, आपके बच्चे चला रहे हैं अगर वो 18+ है तो, या आपके एल्डर पेरेंट्स अगर चला रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स आपके घर में अगर आप उनको गाड़ी देना चाहते हैं, तो कोई भी गाड़ी को, या आपकी वाइफ है, आपकी मम्मा हैं, इस गाड़ी को कोई भी चला सकता है। मतलब साइज़ वाइज एकदम परफेक्ट है ये कार डे टू डे लाइफ में, चाहे सिटी में चलानी हो या हाईवे पे चलानी हो, तो वो चीज़ अच्छी लगती है। मनोबिलिटी अच्छी है, यूजिंग जो है वो काफ़ी अच्छी है। जैसे किसी भी गाड़ी के आसपास ट्रैफिक में जाती है, ऑटोमेटिक 360 कैमरा ऑन हो जाता है, आपको गाइड करने लग जाती है कि कितना पास है, कितना दूर है, ऑब्स्टिकल से आपको कितना अवॉइड करना है, तो इससे चलाना काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो स्टीयरिंग का फीडबैक है ये काफ़ी बढ़िया है। मतलब एकदम प्रिसाइज स्टीयरिंग है, एकदम एक्यूरेसी के साथ में जो है वो आप लोगों को लेन चेंज वगैरह करना जो है वो फील होता है। ठीक है, ये मेरे को एक बहुत अच्छी चीज़ जो है वो लगती है इसकी। मतलब हल्का सा भी इधर या उधर में करता हूँ तो गाड़ी का पॉइंट चेंज होता है। ये कनेक्शन फील जो है वो सिर्फ BMW में ही आ पाता है, और ये चीज़ यहाँ पर X1 में जो कि स्टार्टिंग SUV है उसके अंदर भी आप लोगों को मिलती है। स्टीयरिंग फीडबैक बहुत कमाल का है। फिर उसके बाद में 18 इंचेस के रिम्स पे चल रही है, जो टायर प्रोफाइल वगैरह बहुत सही है इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से, ना कम है ना ज़्यादा है, परफेक्ट जो है वो टायर यूज़ करे गए हैं, और उसी वजह से ब्रेकिंग बाइट जो है वो भी काफ़ी बढ़िया आ जाती है। मतलब जैसे एकदम आप ब्रेकिंग लेते हो, एकदम शार्प ब्रेकिंग आपने ली है, तो गाड़ी जो है वो एक ही लेन में स्टेबल रुकने के लिए स्टार्ट हो जाती है, और मतलब जल्दी से रुक भी जाती है। तो अगर आप हाई स्पीड पे हैं, इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर आपने हार्ड ब्रेकिंग भी करी तो गाड़ी स्टेबल भी रहेगी, आपको होल्ड भी कर लेगी, और गाड़ी एक पॉइंट पे रुक भी जाएगी। तो कंट्रोलिंग जो है वो बहुत अच्छी है। तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है कि आप इस गाड़ी को फास्ट भी चला रहे हैं, स्लो भी चला रहे हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और गाड़ी को कोई भी चलाएगा तो उसको कंट्रोल कर लेगा। मतलब एक कॉन्फिडेंस जो है वो हर किसी के मन में होने वाला है। कोई भी इसको चलाएगा तो वो घबराएगा नहीं कि गाड़ी कंट्रोल होगी या नहीं होगी। उस हिसाब से जो है वो उसकी परफॉर्मेंस ओवरऑल मिलती है। तो यूजेबिलिटी जो है वो अच्छी है, ड्राइवेबिलिटी जो है वो काफ़ी बढ़िया मेरे को फील होती है। फिर जैसे मैंने आपको वॉक अराउंड में बोला कि अगर आप ड्राइवर से भी गाड़ी चलवाते हैं और आप पीछे बैठना पसंद करते हैं, तो पीछे वाली सीट पर स्पेस इतनी बढ़िया हो गई कि आप डे टू डे लाइफ में जो है वो ड्राइवर को गाड़ी दे सकते हैं और पीछे आराम से बैठकर जो है वो जा सकते हैं। तो अब ये ड्राइवर्स कार भी बन गई है, और शॉफर आपका जो सेल्फ ड्रिवन कार है वो भी बन गई है। तो खुद तो भी आप चला सकते हो, और एज अ शॉफर ड्रिवन जो है वैसे भी आप इसको X1 को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी ओवरऑल मतलब अगर डे टू डे लाइफ में आप मोस्टली, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप सिटी में ही 80-85% गाड़ी को यूज़ कर रहे हैं, तो इसका जो इलेक्ट्रिक वर्जन है iX1 उसको आप ऑप्ट कर लें, क्योंकि अराउंड 400 किलोमीटर वो भी गाड़ी आराम से चल जाती है ऑन अ सिंगल चार्ज। ठीक है, ये पेट्रोल कार है। अगर आप लॉन्ग ड्राइव ज़्यादा करते हैं, आपको मोस्टली बाहर जाने का काम ज़्यादा पड़ता है और चार्जिंग वगैरह का थोड़ा सा इशू हो सकता है वहाँ पर, तब आप पेट्रोल कार ऑप्ट करें। अदरवाइज इसी प्राइस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक अवतार में इस गाड़ी को ले लोगे, वो ज़्यादा सेंस बनेगा, ज़्यादा मतलब वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन मेरे को लगता है। बिकॉज रनिंग कॉस्ट इसकी कंपेयर में उसकी बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा कम है, और फिर उसके बाद में मेंटेनेंस जो है वो भी बहुत कम हो जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। तो अब ये डिपेंड करता है आपको कि आपको नीड है अगर पेट्रोल व्हीकल की, तो आप ऑप्ट करो E25 रेडी है ये व्हीकल, और अगर आपकी नीड है कि आप मोस्टली जो है सिटी में ही चलाते हो 80-85%, तो आप इलेक्ट्रिक ले लो। 60-40 का भी रेशियो है ना, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पेट्रोल ही ले लो। बट मोस्टली आप हाईवे पे ही चलते हो 80%, कि आपको हाईवे पे लॉन्ग डिस्टेंस ही 500-700 किलोमीटर से जाना आना पड़ता है, लॉन्ग ड्राइव बहुत होती है, तो फिर आप इसका स्टैंडर्ड वर्जन डीजल में जो है ऑप्ट करो, बिकॉज वो 2 लीटर डीजल इंजन है, और वो हाईवे के लिए मेरे को बहुत ही बढ़िया लगता है। ठीक है, अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या ऑप्ट करना है। फिर इसका इंजन भी बहुत बढ़िया है, परफॉर्मेंस वाइज अच्छा है, बट वही बात है कि यार ये 1.5 लीटर इंजन है, डिस्प्लेसमेंट कम है नो डाउट, बट आप इसको वैसे जज मत करना, बिकॉज ये BMW बिल्ट अप इंजन है, और BMW ने इसको बनाया है, तो ओवरऑल जो टेक्नोलॉजी यूज़ करेगी, जो पार्ट्स मटेरियल क्वालिटी यहाँ पर यूज़ करेगी, वो टॉप लाइन जो है वो आप बोल सकते हैं। यानी कि 1.5 लीटर इंजन में वन ऑफ द बेस्ट इंजन जो है मैं इसको बोलूँगा। रीज़न बीइंग कि इसके जो नॉइज़ वगैरह हैं वो बहुत कम है कंपैरेटिवली जो दूसरे 1.5 लीटर नॉर्मल इंजन जो है वो अपन चलाते हैं उसके कंपेयर में। तो डेफिनेटली एक प्रीमियम फील जो है वो आपको इसके अंदर मिलती है, बट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट नॉर्म्स और सर्टन रेगुलेशंस, ये जो इंजन के डिस्प्लेसमेंट जो है वो कंपनीज कम करते जा रही है। पहले 2 लीटर पेट्रोल इंजन आता था, 2 लीटर डीजल इंजन आता था, बट टच वुड अभी भी डीजल इंजन जो है वो 2 लीटर में ही आता है, और 2 लीटर डीजल इंजन जो है वन ऑफ द बेस्ट इंजन जो मेरे को लगता है इस सेगमेंट में। अगर आप 330 Li लेते हो तो उसमें आपको 2 लीटर पेट्रोल इंजन मिल जाता है, बट 320D अगर आप लेते हो तो उसमें डीजल इंजन जो है आपको 2 लीटर का मिलता है, बट यहाँ पर ये 1.5 लीटर इंजन इसको कर दिया गया है। वहीं जो आपकी 2 सीरीज़ आती है 1.5 लीटर इंजन के साथ में ही आती है सिर्फ, उसमें से तो शायद डीजल जो है वो हटा ही दिया गया है। 218 जो उसका कोड नेम है, उसी कॉन्फ़िगरेशन में जो है वो आती है, तो वही जो इंजन है वो इसमें भी आपको मिलता है। बट हाँ, इसमें 15 किलोवाट का पावर जो है वो बढ़ाया गया है इसके अंदर।
तो यही सभी चीज़ें हैं। मेरे को ओवरऑल ये गाड़ी डेली यूज़ के हिसाब से काफ़ी अच्छी लगी। एक प्रीमियम व्हीकल अगर आप ओन करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप ओन कर सकते हो। बूट स्पेस अच्छा है, फैमिली व्हीकल के तौर पे भी आप इसको लेके जा सकते हो। लॉन्ग ड्राइव फ्रेंड्स वगैरह के साथ जाना है तो वो भी जा सकते हो। डेली अगर आपको ऐसे जिम जाना है सुबह मॉर्निंग में, या कहीं वॉक करने आपको गार्डन जाना है, वैसे भी अगर आप उसको यूज़ करना चाहें तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। बिकॉज ओवरऑल पार्क वाक करना काफ़ी ईजी है। सेमी ऑटोमेटिक पार्किंग सिस्टम जो है वो इसके अंदर मिल जाता है। और ऐसे हाईवे पे भी अगर आप चलते हो तो मैं 120 पे पहले चला के बताता हूँ आपको। 120 पे आरपीएम जो है वो कितने रहते हैं इसके, ठीक है। अभी मैं ऑलमोस्ट 120 पे क्रूज़ कर रहा हूँ और आरपीएम 2250 आरपीएम के आसपास में जो है वो गाड़ी रैव कर रही है। 110 पे इसको लेके आते हैं, देखते हैं आरपीएम कितने ड्रॉप होते हैं। 110 के आसपास गाड़ी आ गई है, ऑलमोस्ट 2050 आरपीएम 2100 आरपीएम के आसपास चल रही है। 100 पे लेके आते हैं, ऑफ कोर्स 2000 आरपीएम से नीचे चले जाएगा मार्क, और अराउंड 1900 आरपीएम के आसपास में जो है वो रैव कर रही है अराउंड 100 की स्पीड पे। तो 1.5 लीटर इंजन, 7 स्पीड स्टेपट्रॉनिक गियरबॉक्स है ड्यूल क्लच के साथ में यहाँ पे इसके अंदर। तो गियरबॉक्स काफ़ी अच्छा है, अच्छे से ट्यून करा गया है। एक्सीलरेट वगैरह मैंने आपको करके बता दिया है। डे टू डे लाइफ में काफ़ी प्रैक्टिकल है। सिटी में चलाने में बिल्कुल आपको अपशिफ्ट डाउनशिफ्ट कब होता है पता नहीं चलता है। ट्रैफिक में भी चलाने में बहुत सही फील होगी आपको। बट हाँ, ट्रैफिक में जब लोअर गियर पे गाड़ी होती है वहाँ पर एक हल्का सा ऐसा फील होता है कि यहाँ पर पावर ज़्यादा फील हो रही है, मतलब उतनी पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, माई मोड्स में जाना है, नॉर्मल एफिशिएंट पे आप क्लिक कर दो। एक तो एफिशिएंसी ज़्यादा बेटर देगी, ऑटो ऑन ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से काम करेगा, कोशिश करेगा बार बार इंजन को ऑफ ही करेगा जिससे आप रुकोगे तो। और जब आप मतलब ऐसे ट्रैफिक में चलने वाले होगे, मूव करोगे, तो वो जितनी ज़रूरत है ना उतनी ही एक्सेलरेटर पेडल आपको पावर डिलीवर करेगा। एक्स्ट्रा पावर जैसे नॉर्मल आपको फील होती है वो फील नहीं होगी। तो उसका एक ये हैक मैंने ढूंढ लिया है, ठीक है। बाकी जो चीज़ मेरे को अच्छी लगी वो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी, फिट एंड फिनिश, मटेरियल, लेआउट एंड ओवरऑल जो डिज़ाइन है, जो फील है गाड़ी के अंदर लग्जरी वाली, वो चीज़ अच्छी है। एसी जो है वो थोड़ा सा फास्ट आपको चलाना पड़ता है इस गाड़ी के अंदर, मतलब यूजुअली जो नॉर्मल मतलब एसी के लोअर स्पीड होती है उससे थोड़ा सा फास्ट। अभी जैसे मीडियम है ना, ये मेरे को सही लग रहा है। लो पे तो बहुत कम लगेगा। मैं कोशिश करूँगा कि हाई पे जो है वो इसको चलाऊँ। बाकी अभी टेम्परेचर अराउंड 30 डिग्री के आसपास ही बाहर हो रहा है, तब भी ऐसा फील होता है कि यार थोड़ा सा एसी को आप फास्ट चलाओ। एसी की आवाज़ आती है बट जो कूलिंग है वो थोड़ी सी मेरे को इससे स्लो फील होती है। आई डोंट नो व्हाई, बट ये चीज़ है। यूजुअली BMW में मैंने देखा है कि थोड़ा सा एसी फैन स्पीड को आपको ज़्यादा ही चलाना पड़ता है, ठीक है। बट हाँ, सर्दियों वगैरह में दिक्कत नहीं है। एक चीज़ की और कमी लगी, वेंटिलेटेड सीट फंक्शन जो है वो होना चाहिए था यार। इट्स अ प्रीमियम व्हीकल, आप ऑलमोस्ट 55 लाख रुपीज़ पे कर रहे हो, तो वेंटिलेटेड सीट्स यहाँ पर दी जानी चाहिए थी। मेमोरी सीट्स दी है फॉर द ड्राइवर, ये चीज़ अच्छी है। और मेमोरी सीट्स के अंदर जो है वो आपकी ORVM जो को भी अलाइन किया गया है, वो भी सेटिंग जो है वो आपके मेमोरी सीट्स के हिसाब से चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये एक बात है। बाकी फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो सिटी में वही आपको जो है अराउंड 8 to 10 kmpl रिटर्न कर सकती है, अराउंड 8-9 kmpl के आसपास में। और हाईवे पे अराउंड 10-12 kmpl के आसपास जो है वो डिपेंड अपॉन योर ड्राइविंग कंडीशन। अगर आप ऐसे मेरे जैसे 100 की स्पीड के आसपास चला रहे हैं तो आराम से आप 12-13 किलोमीटर पर लीटर के आसपास में फ्यूल एफिशिएंसी एक्सट्रैक्ट इससे कर पाएंगे। तो ये फ्यूल एफिशिएंसी है। और अगर आप थोड़ा सा 80-85 के आसपास चलेंगे तो अराउंड 13-14 तक भी जो है फ्यूल एफिशिएंसी आप इससे निकाल सकते हैं। बाकी ओवरऑल सीट का एक्सपीरियंस अच्छा है, सीट कंफर्ट अच्छा है। लॉन्ग ड्राइव पे अगर आप जाओगे सीट जो है वो कंफर्टेबल रहने वाली है। एंड स्पेशली ड्राइवर के लिए ये लेग रूम जो है वो सही लग रहा है मेरे को। बस एक चीज़ मेरे को ऐसे लग रही है कि अभी तो मैं बैठा हूँ, मैंने अभी 100-200 किलोमीटर के आसपास इसको चलाया है, बट जब 500-1000 किलोमीटर में जाऊँगा ना इसको, तो जो मेरा लेफ्ट वाला फुट है उसका जो ऐसे मतलब यहाँ पर मतलब ऐसे थाई सपोर्ट काफ्स जहाँ होता है वहाँ पे ये वाला सपोर्ट तो बढ़िया मिल रहा है। नीचे थोड़ा सा 2-3 डिग्री और स्पेस अगर मेरे को मिल जाता तो मज़ा आता है। ये मैं लॉन्ग ड्राइव के लिए बोल रहा हूँ, जब आप 500-1000 किलोमीटर जाओगे तब शायद आपको वो फील हो सकता है। अदर देन सही है सब चीज़ें। और म्यूज़िक सिस्टम की बात करें तो ऑलमोस्ट लो टोन मिड टोन तक बहुत बढ़िया साउंड आता है, अच्छा फील आता है, अच्छे नोट्स हैं, बेस नोट्स काफ़ी अच्छे हैं, वोकल्स काफ़ी अच्छे आते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो अच्छी तरीके से प्ले करता है। थोड़ा सा जब आप ऊपर जाते हो अराउंड 85% का मार्क आप क्रॉस करते हो वॉल्यूम का, तब आपको वो फील जो है वो थोड़ी सी छूटने लग जाती है। तो ये चीज़ म्यूज़िक सिस्टम के साथ में है। बट ऑल द वे इस प्राइस पॉइंट पे जो है वो एक डिसेंट क्वालिटी का म्यूज़िक सिस्टम जो है वो मुझे इसका फील होता है। तो दैट्स इट, ये था मेरा फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन। ओवरऑल जो X1 है मेरे को एक सेंसेबल ऑप्शन आज भी लगता है। ओवरऑल सेगमेंट में GLA बहुत छोटी लगती है दिखने में। Q3 जो है वो भी मतलब काइंड ऑफ मेरे को ऐसे हैचबैक वाली फील ही देती है।
एक प्रॉपर एसयूवी स्टैंड्स के साथ में अगर गाड़ी देखा जाए सेगमेंट में, तो मेरे को X1 ही फील होती है, और इसमें भी मेरे को डीजल वर्जन के अंदर लॉन्ग व्हील बेस आता है तो अच्छा लगता है। अब वो पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है, तो आपके ऊपर है कि अगर आप मोस्टली अकेले जाते हो, लंबा ही जाना है आपको, तो आप नॉर्मल स्टैंडर्ड जो है वो डीजल वाली गाड़ी ले लो। उसमें आपको 17-18 की व्हील की फ्यूल एफिशिएंसी भी वो रिटर्न कर देती है, ठीक है। और सिटी में ही ज़्यादा चलाना है तो आप इलेक्ट्रिक अवतार में जो है वो इसको ऑप्ट कर सकते हो। बट अगेन वो आपको नहीं चाहिए चार्जिंग वगैरह का, तो फिर आप जो है वो पेट्रोल में ऑप्ट कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। Q3 इंडियन मार्केट में नहीं आने वाली है, अभी लेने का बिल्कुल सेंस नहीं बनता है। और अगर आपको X1 नहीं पसंद आ रही है कुछ रीज़न की वजह से, तो फिर आप जो है वो GA ले लो। बट अगर मुझे आज की डेट में चूज़ करनी है, तो चाहे इलेक्ट्रिक चूज़ करनी हो, पेट्रोल चूज़ करनी हो या डीजल चूज़ करनी हो, मैं जो है पर्टिकुलर X1 को ही ऑप्ट करूँगा। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अब भी अगर आपको कुछ डाउट हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गाइस, प्लीज ड्राइव सेफ एंड राइड सेफ।